Okay, start it. Okay, guys. Good evening, all of you. How are you? और आज का मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में कि ये टॉपिक हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें हम 3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसको समझना जानना बहुत इम्पोर्टेंट है इसके। अगर ये ठीक से नहीं हुई चीज़ें तो फिर गड़बड़ होती हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं। तो हमें इसे ठीक करना है, इस चीज़ को समझना है। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे बता देंगे। 3 थ्योरीज़ में हमें क्या-क्या पढ़नी है, उसकी थ्योरीज़ से मैंने डिस्कस किया था कि हम 3 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओके? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एक मैंने लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड बताया जो फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी है, 3 थ्योरीज़ है। ये काफ़ी हद तक चीज़ें दोनों मिलकर पूरे जियोग्राफी को समझा देती हैं। तो इसमें 3 थ्योरीज़, नंबर 1 इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पूरी स्टोरी समझेंगे इसको, ठीक है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Number 2, seafloor spreading theory. Number 3, that is plate tectonic theory. ये 3 ऐसी थ्योरीज हैं जो पूरी जियोग्राफी को सारा चीज करवा देती हैं कि आप ये चीज कर लो, ऐसे कर लो, वैसा हो जाए, और समझाने का पूरा ट्राई करती हैं। मतलब ये कह सकते हो कि पूरा इसमें हम यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, किसने सही किया, किसने गलत किया, कैसे किया, कहाँ कहाँ एक्सपेरिमेंट हुए, किस किसने किया एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली। तो जो ये चीज़ें हैं ना, ये हमें यहाँ समझनी पड़ती हैं, ये हमें देखनी पड़ती हैं कि कैसे चलेगा, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। विल स्टार्ट विद दिस, ओके? कॉन्टिनेंट्स आगे हम इसमें देखेंगे। वैसे मैंने एक शुरू में बताया था पैंजिया। पैंजिया से फिर अलग अलग टूटे कॉन्टिनेंट्स आया, कैसे हुआ, कैसे चीजें हुई, इसी के बारे में डिस्कस हो रहा था। सबसे पहले एक अब्राहम ओर्टेलियस, अब्राहम ओर्टेलियस, अब्राहम ओर्टेलियस ने क्या किया, ये 15 की बात है, 1594 के आसपास, बहुत पहले की बात है। इसने उस टाइम पर सिर्फ ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ द थ्योरी। मतलब कॉन्टिनेंट थ्योरी दी नहीं है, सिर्फ ये बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हो रही है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग होती है। अब ये कैसे होती है, क्यों होती है, इस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं किया इन्होंने। ही नेवर डिस्कस्ड अबाउट व्हेन, व्हाई एंड हाउ। कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। जैसे सपोज करो कि आपको कोई चीज मालूम हो और आपको ये लगे कि ये चीज ऐसी होती है, आपको ऐसा लग रहा है, एक इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ तो ऐसा है, ठीक है। जब ये आ जाता है कि कुछ तो ऐसा है, तो वो एक चीजें आपकी उसमें बन जाती हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। और फिर वो जब फर्स्ट टाइम सोचता है तो उससे लोग सोचते हैं यार ये कुछ तो, जो फर्स्ट रिसर्च होती है, फर्स्ट थिंग होती है ना, वो हिस्ट्री क्रिएट करती है। बिकॉज कोई तो है जिसने ट्राई किया इस चीज को समझने का, एफर्ट डाला इस चीज को समझने का, दूसरा तो समझ ही नहीं रहा था ना। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा बात आती है कि कैसे इन्होंने काम किया होगा। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इसमें, तो मैं इसमें आपको स्टोरी थोड़ा सा इसमें बताना चाह रहा।
तो अब्राहम मोर्टेलियस की बात किया मैंने, और एक जियोग्राफर, नॉट जियोग्राफर हम ये कह सकते हैं, जियोग्राफर भी पूरी तरीके से नहीं थे। बेसिकली ये इन चीज़ों में ये डच के थे, और इन्होंने एक मैप मेकर थे अब्राहम मोर्टेलियस। सॉरी, मैंने 1594 लिखा, 96 है मे भी, आप एक बार देख लेना। डच के थे ये मैप मेकर, मैप बनाते थे। जब ये मैप बना रहे थे, उस मैप के दौरान, उस जब मैप बना रहे थे ना, उस टाइम पे इनको एक समझ आया, जो आपका ये वाला पार्ट है ना, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों को उस मैप में उनको समझ आया कुछ तो ऐसा है कि एक जैसा क्यों आ रहा है। मतलब इनकी जो बाउंड्रीज है, जो बॉर्डर बनी हुई है, ये फिट क्यों बैठता है, ऐसा लगता है कि एक ही पार्ट से टूटा हुआ। वाई? तो इस वजह से इन्होंने सोचकर इसका बताया कुछ तो ऐसा हुआ जो टूट के गई है। उन्होंने सिर्फ इस चीज को बताया, मैपिंग करते समय ये चीज समझ आ गई, कुछ ऐसा लगा कि मैप मेकर थे। तो इस चीज से इनका एक नाम जुड़ गया कि अब्राहम ओर्टेलियस ने ऐसा काम कर दिया। अब इसके बाद इसमें आया एंटोनियो पेलेग्रिनी, ये भी मैप मेकर थे। इन्होंने भी चीजें बात की कि ये भी थोड़ा सा इन्होंने इस चीज को, थ्री कॉन्टिनेंट टुगेदर है कि नहीं, इन्होंने दिखाया इस चीज को। तो आप नाम लिख सकते हैं, एंटोनियो पेलेग्रिनी, अब्राहम के बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी, ये भी मैप मेकर थे। इन्होंने अपने मैप में कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग को दिखाया, इन्होंने कि ड्रिफ्टिंग हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। इस चीज को इन्होंने शो किया कि कुछ तो ऐसा है जो मूव हुआ है, इसके पहले बात हुई है कुछ, इस चीज को इन्होंने शो किया, इस चीज। बट जब तक इसके प्रूफ नहीं मिल जाते ना, कि नो बडी कैन ट्रस्ट एग्जैक्टली इज इट राइट और रॉन्ग, बट पीपल थिंक्स, जो पीपल है ना वो जानते हैं, इसको सोचते हैं थोड़ा सा कि कुछ तो बात रही होगी जो इसने ऐसा सोचा है। उस सोच की वजह से इसको मेंशन करते हैं, बुक में मेंशन हो गए, चीजें आने लगी, इनकी बात आ गई। तो मैप मेकर, जैसे आप चंडीगढ़ की बात कर, चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है सॉरी, जो आर्किटेक्चर बनाया है यहाँ का पूरा, वो फ्रांस से थे। तो कुछ तो ऐसी रही होगी ना चीजें, जैसे हम उस पे, और लोग उस पे कभी भी किसी में चेंजेस होंगे चंडीगढ़ में, तो वहां से परमिशन लेनी पड़ती। उनकी डेथ हो चुकी है, बट उनकी जो फॉर्म है, चीजें हैं, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कुछ चेंज करना होगा। तो ये चीजें कुछ ना कुछ, जो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा सोचता है ऐसा बनाने का, तो उस टाइप से चीजें बनती हैं, थोड़ा सा एक फिक्स होती है चीज। उसके बारे में लिखते हैं कि इन्होंने इस चीज को सोचा, ऐसा बनाने की बात कही। तो किसी ने खास इसमें ऐसा किया नहीं। फिर आए अल्फ्रेड वेगेनर, ये जर्मन के थे, 1912 में आया अल्फ्रेड वेगेनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगेनर, ये जर्मन से थे, और 1912 में, 1912 में इस चीज को इन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। ये मेट्रोलॉजिस्ट थे बेसिकली, मेट्रोलॉजिस्ट थे, और इनको बहुत सारी चीजें, आर्गुमेंट्स इसमें करने की बात का टाइम भी मिला, और किया भी इन्होंने काफी चीज। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज को शो किया कि कॉन्टिनेंटल एक ड्रिफ्टिंग हो रही है, और इन्होंने इस ड्रिफ्टिंग को नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम दिया इन्होंने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो फर्स्ट टाइम इस थ्योरी देने वाला नाम कॉन्टिनेंटल, he gave ड्रिफ्ट थ्योरी। वो अलग बात है कि इनकी थ्योरी रिजेक्टेड है, पर नाम तो दिया, मेहनत किया। ये क्यों किया? बिकॉज ऑफ इनके 4, somewhere you will find 5 main observations, main observations
इसमें से उन्होंने प्रूव करने का काफी ट्राई किया कि देखो ऐसे होता है, इसका पार्ट ये है। वो चार कौन से मेन हैं हमारे? नंबर वन, ऑब्जर्वेशन। अगर आप मैप देखें ना, एक नॉर्थ अमेरिका का पार्ट ले लें, यूरोप का पार्ट ले लें, साउथ अमेरिका का पार्ट ले लो, अफ्रीका का पार्ट ले लो, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या नंबर वन ये है कि सारी जो बाउंड्रीज है ना वो एक दूसरे से टूट के ही निकली हैं, कॉन्टिनेंट टूट के, तो जिग्सा फिट, जिग्सा फिट, ये पहले बताया कि इनका ऐसा जिगजैग टाइप का है और एक दूसरे से फिट में है, साथ में है, फिट है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि एक ही प्लेट थी पहले और एक प्लेट से ब्रेक होकर आया है, और एक प्लेट से अगर ब्रेक हो रहा है तो मतलब इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा। सबसे बड़ा एविडेंस कि एक जैसे कैसे फिट हो सकते हैं अगर हम इसे रखें, तो मतलब साथ में तो था। अब कैसे ये अलग हुआ, मैटर यहां पर फंसता है कि अलग कैसे हुए, ड्रिफ्टिंग कैसे हुई, ये इंपॉर्टेंट है। जब ऐसी बात आई तो वो बाद में बताएंगे कि ड्राइविंग फोर्स, इन्होंने बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स बोला, वो है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्राइविंग फोर्स इन्होंने बताया था, बट पहले इतनी जल्दी समझ नहीं आया कि क्या है। बाद में उन्होंने जियोग्राफर कहने पे बताया कि फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो पहला जिग्सा फिट किया। सेकंड ऑब्जर्वेशन जब आया, सेकंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने बोला कि देखो ऐसा क्या है, इन्होंने कहा सिमिलैरिटी इन द एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स। यानी आप कहेंगे कि अगर इसकी एज देखें, यहाँ के रॉक की ले, यहाँ की रॉक की ले, यहाँ की रॉक, यहाँ की रॉक, कहीं का भी रॉक ले लें, और इसका कार्बन डेटिंग से इसे क्या करें हम, इसके एज निकालें, तो लगभग एज ना इक्वल आता है। इसका मतलब ये सब एक साथ था वहां, ये ड्रिफ्टिंग की वजह से सभी जगह गया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था इनका। द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज फॉसिल्स। सपोज ऐसे कुछ फॉसिल्स हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी। फॉसिल्स आगे भी, आगे देख लो। तो फॉसिल्स की, फॉसिल्स एविडेंस, लगभग जो फॉसिल्स पाए गए हैं वो एक ही स्पेसीज है मैक्सिमम, मतलब एक ही स्पेस सभी स्पेसीज सभी जगह। अगर तीन स्पेसीज हैं, चार स्पेसीज है, तो मैक्सिमम स्पेसीज एक ही जैसी हैं, सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। इसका तीसरा आया फॉसिल्स। फोर्थ जो है दैट इज ग्लेशियल एविडेंसेस, एविडेंसेस, ये फोर्थ नंबर का है। कि अगर यहाँ के ग्लेशियर हटाए जाएं, ये जो मेल्ट हो चुके हैं, अगर उनको ऐड करें, तो ऐसा लगता है कि नीचे बीच में बर्फ थी, टूटा, टूटने के बाद ये मेल्ट हुआ है, तो वो जगह स्पेस बना हुआ है बहुत ज्यादा। ये टूटने के बाद जल्दी मेल्ट होती हैं चीजें, और मेल्ट हुई तो वो प्लेस उतना क्रिएट हो गया, और इसका मतलब वहां पर फॉसिल्स रहा होगा। ये पैलियोलिथिक में क्लाइमेटिक चेंजेस आए होंगे, या इससे पहले जो आए होंगे उस टाइम पे कभी इससे पहले रहा होगा, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा इन्होंने दो तीन चीजें थ्योरी इसमें बताई। बेगिनर की थ्योरी बता दी। अब बेगिनर से पूछा गया कि भाई ये तो ठीक है, इतनी चीजें तो आपने बता दी और काफी अच्छा बताया आपने, एक्सप्लेन भी किया, इससे तो किसी ने बोला नहीं। अदर जियोग्राफर्स जो थे उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि पहले तो अब हम इस बात को तो सारा एग्री करते हैं आपकी, आपने क्वांटिटेटिव थ्योरी दी, इतना मेहनत किया आपने, ऑब्जर्वेशन दिया सारा, है ना। इन्होंने कहा कि आपने जिग्सा फिट बताया, मैच कोस्ट लाइंस हैं इसमें, कोस्ट लाइंस मैच कर रहे हैं, जिग्सा फिट है, फॉसिल्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। बट ये हुआ कैसे? रीजन इज, इसके पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स कौन सा है?
मीन्स ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? ड्राइविंग फोर्स कौन सा है भाई, ये बताओ। इन्होंने मारे उसमें खुशी के मारे इन्होंने कुछ समझ नहीं आया और इन्होंने बोल दिया कि दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी बात आ गई। तो जियोग्राफर ने बोला कि माय डियर अल्फ्रेड, ग्रेविटेशनल ओनली पुल सन एंड मून एंड इसकी वजह से टाइड्स आ सकता है, बट इट इज नॉट पावरफुल कि वो इसको कॉन्टिनेंट ब्रेक कर सके। इतना पावरफुल तो नहीं है। इस दिस फोर्स इज नॉट मच पावरफुल। तो ये तो आपका फेल हुआ, ड्राइविंग फोर्स आपने गलत बताया। और दूसरा क्या रीजन है जिससे मैं आपको बता पाऊं कि आपने ठीक किया, ये नहीं ठीक किया। अब इस बात की आई बात कि आप क्या क्या बताओगे इसमें। ये सारी चीजें आ जाएंगी, ग्लेशियल एविडेंसेस, ये सारे आप बोल रहे हो, तो इसमें क्या चीजें ऐसी हैं? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें अलग अलग चीजें हैं। बड़ी अच्छी सी बात कही इन्होंने, बोले कि सुपर कॉन्टिनेंट देखो पैंजिया है, पहले रहा। इन्होंने बड़ा अच्छे से बोला सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया जिसका एग्जाम्पल है। फिर ये ब्रेक हुआ और इसमें वाटर बॉडी आपकी पैंथलासा थी, है ना, ओशन अगर सुपर कॉन्टिनेंट में। तो बोले कि ठीक है, ये मान लिया हमने, ये किससे बना हुआ और ये किससे बना हुआ है, इसके नीचे का पार्ट किससे बना है और ये वाला पार्ट किससे बना हुआ है। ने कहा ये तो सियाल से बना हुआ है, क्योंकि पहले कहीं जान रखा था इन्होंने, और कहीं ये सीमा से बना हुआ। तो बोले कैसे बना हुआ है? बोले ठीक है बता देते हैं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना है इस बात को। ये है आपका कॉन्टिनेंट पार्ट, ये वाला, ये कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट, ये आपका ओशन वाला पार्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा ये सियाल से है, ये सियाल से, और ये कॉन्टिनेंट ओशन है, तो ये आपका सीमा से हो गया। अब बोले सीमा यहाँ से बनना है तो पूरा सीमा ही होगा, नीचे नीचे की बाकी कहीं ना, कोर का मालूम ही नहीं था कि कोर भी है नीचे, मेटल पार्ट भी है नीचे, वो इन्होंने बता नहीं पाए। जब नहीं बता पाए तो इनकी थ्योरी ना ये प्रूफ हो पाया ना ये प्रूफ हो पाया। तो थ्योरी टुडे हिज थ्योरी इज रिजेक्टेड, so his theory is rejected, that is the reason। बट काम तो आ गया, इतनी मेहनत की है पर्सन ने इसको प्रूव करने में, इसको ठीक करने में, ड्राइविंग फोर्स बताया, लिमिटेशन बताई। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे चीजें हैं ड्राइविंग फोर्स के बारे में, सियाल सीमा के बारे में इन्होंने बताया। तो ऐसी सारी चीजें इन्होंने मेंशन किया कि ऐसी ऐसी बातें होती। ये लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें तो इतनी ही थी। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे, इससे क्वेश्चन रिलेटेड प्रीलिम्स में या मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले, इस थ्योरी से, अल्फ्रेड वेगेनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। अच्छा, इसको प्रूव किसने किया वो मैं बता देता हूँ, आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स, मैं इसकी थ्योरी पूरी बताऊं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आया है मेंस में, उसको आप लिख कर भी मुझे दिखा सकते हैं कल, मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। नंबर एक चीज क्या लिख के आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये 2013 में आया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या समझते हैं, एंड डिस्कस प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। डिस्कस prominent evidences in its support। किस सपोर्ट में एविडेंसेस देने हैं,
ये 5 मार्क्स का था पहले उस टाइम पर, तो इसको आपको लिखना है, लिख लेना अपने हिसाब से। अब इसको प्रूव करने वाले की बात करनी है, प्रूव किसने किया? मैंने बताया कि आर्थर होम ने किया। आर्थर होम ने क्या कहा देखो, आर्थर होम ने कहा देखो घबराने की बात नहीं है, मुझे समझ आ गई कैसे कॉन्टिनेंट हुआ है, कैसे ड्रिफ्टिंग हुई है, तो डोंट वरी, इसको इतना नहीं सोचना है। अल्फ्रेड वेगनर को जीने दो, इतना क्या उसको परेशान कर रखा है यार आप लोगों ने, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, ऐसे जी नहीं पा रहा है वो, नाराज पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे बात बनेगी? बोले कि ठीक है आप बता दो। तो उन्होंने कहा देखो मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो ये तो हुआ क्रस्ट, ये ओशन भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, गेट इट? उन्होंने बोला यस गेट इट। नंबर टू, तो बोला ये है मेटल पार्ट, ये तो जानते हैं? तो बोले हाँ जानते हैं भाई, ये तो जान रहे हैं, मेटल पार्ट हो गया। ये हुआ आपका आउटर कोर। उन्होंने कहा ये तो सब समझ रहे हैं ना, पहले बात हुई है हमारी। ये हुआ इनर कोर। बोले ये सब मालूम है, आगे की बात बताओ, ये तो सभी जानते हैं। बोले ठीक। अब इसमें से क्या हो? उन्होंने कहा देखो यहाँ है मैग्मा अंदर, ये क्या है? मैग्मा, इस टाइप से मैग्मा भरा हुआ है। तो अंदर क्या है कि आपने पहले ही पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू लाप्लास कि जितना हम नीचे जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो नीचे की चीज है वो हल्की होगी और ऊपर की तरफ ये आने की ट्राई करेगी, बार बार पुश करेगी, प्रेशर बढ़ेगा, पुश करेगी। तो पुश करेगी तो ये कुछ इस तरीके से चले गया। ये हमारा मैग्मा जो है इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करता है। मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो लाइक कन्वेक्शनल सेल, ध्यान समझना, कन्वेक्शनल सेल करंट देखा है ना, कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी। तो उन्होंने कहा जो इसमें ये एक्सेल के जैसा घूम रहा है और इसमें एक फोर्स लग रहा है, उसी को हमने कन्वेक्शन सेल बाद में कह दिया, सेल के जैसे घूम रहा, मूव कर रहा है। और इसमें ये यहाँ पर ऐसे कुछ, ये नीचे की तरफ। अब ये कैसे हुआ उसको मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा जब ऐसे चलेगा तो मैग्मा बाहर आने का ट्राई करेगा, ये क्रस्ट को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक द क्रस्ट। वो चाहे ओशियन क्रस्ट हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ पर मैग्मा कम आउट फ्रॉम द क्रस्ट एंड एक्यूमुलेट ऑन द क्रस्ट। अभी ये हमारी कैसे हो रही है? ये अभी ओशन की बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ द लावा, क्योंकि अंदर का पार्ट है तो मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा। तो जब इसमें बात आई तो ये यहाँ पर, ये कब हो रहा है? क्योंकि ये क्रस्ट टूटेगा तो ये प्लेट ऐसे मूव करेगी, कैसे? ऐसे टूट जाएंगे। जब टूट रहा है, फोर्स लग रहा है, ऐसे घूम रहा है और ऊपर वाली चीज को तो वो घुमा रहा है, क्रस्ट को ऐसे भगा रहा है, तो ऐसे भागी, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस बाउंड्री। वैसे डाइवर्जेंस में ऐसे हो रही है, दूर जा रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है कि नहीं? डाइवर्जेंस हुआ है, मैग्मा बाहर आया और एक्यूमुलेशन हो गया, और मैग्मा बाहर आ रहा है तो इसको बोलते हैं राइजिंग लिम्स। क्या बोलते हैं? राइजिंग लिम्स भी बोलते हैं, लिम्स। अब बाहर आने के बाद ये क्या हुआ? जम गया। यहाँ पर ओशियन की बात अभी करते हैं, जम गया। जम जाने से, जैसे जम जाता है तो ये सबसे पहले जम गया ओशियन में, तो इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। वैसे रिज बोलते थे, बाद में जब फाइंड आउट किया हैरी हास ने और डिट्स ने तो उसका नाम दिया मिड ओशनिक, क्योंकि अटलांटिक के बीचों बीच ऐसी चीज कुछ मिली थी जिसमें मैग्मा नीचे से निकला था और वो पानी था अंदर और वो एक्यूमुलेट हो गया, सॉलिडिफाइड हुआ, ठंडा हो गया तो पत्थर जैसा बन गया, एक पहाड़ जैसा। तो उसको बोल दिया गया मिड ओशनिक रिज, है ना। मिड ओशनिक रिज बन जाता है, फिर ये ऐसे रुक गया। इसके बाद फिर से आएगा, कभी ये चलता रहेगा, प्रोसेस कम तो होगा नहीं, फिर ये ब्रेक होगा और ये टूट के इधर आएगा, ये फिर इधर आएगा, फिर ये चलेगा।
धीरे 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 यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद ये सबडक्ट हो जाएंगी चीजें। यहाँ भी प्लेटें, इसकी वजह से प्लेटें यहाँ पर दूर होंगी तो यहाँ पर टकराएंगी भी कुछ प्लेटें, सारी तो नहीं चल रही होंगी। यहाँ सबडक्शन होगा तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स। जहाँ सबडक्शन होके जो पत्थर है वो नीचे चले जाएंगे, है ना? तो इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्स, नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लिम्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। नंबर 2, इस यहां से माउंटेन को यहां तक आते आते जो लावा एक्यूमुलेट हुआ है, ये जब यहां से निकलेगा और दूसरा बार बार आएगा तो यहां से यहां तक का सफर तय करने में इसको लगते हैं 200 टू 250 मिलियंस ईयर। इतने साल लग जाते हैं इसको यहां से यहां तक पहुंचने में। तुमने कहा देखो भाई ये है राइजिंग लिम्स, यहाँ पर आता है एक्यूमुलेट होता है, मिड ओशन रिज बन जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ सबडक्ट होता है, डिसेंडिंग होती है और यहाँ पर बनते हैं फिर ट्रेंचेस, जैसे मारियाना ट्रेंच ऐसे। इसका मतलब जहां पर फॉर्मेशन है वहां बनता है मिड ओशन रिज, जहां डिफॉर्म हो रहा है वहां बनते हैं ट्रेंचेस, वहां होता है सबडक्शन डिसेंडिंग लिम्स, यहाँ होता है डाइवर्जेंस, यहाँ होता है कन्वर्जेंस। इसमें दोनों चीजें हैं, यहाँ कन्वर्जेंस यहाँ डाइवर्जेंस। ये फिर जाता है, फिर यहाँ से ये मैग्मा मिल जाता है, फिर बाहर आ जाता है। तो बोले इस वजह से बार बार ब्रेक करता है, इस वजह से यहाँ पर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग हो रही है। और यही अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, वो ये ओशन क्रस्ट की हो गई, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट में अगर दूर जा रही है तो यहाँ पर वहां पर मैग्मा तो बाहर नहीं आता, बट यहाँ क्योंकि मैग्मा क्यों नहीं आता उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपकी पहले नीचे बेसाल्टिक प्लेट है। ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं। इधर क्या है, बेसाल्टिक प्लेट है पहले नीचे, पहले मेटल फिर बेसाल्टिक प्लेट फिर आपका एंडेसिटिक प्लेट, यानी ये लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर और ये मेटल। तो इसको पहले स्टेनोस्फीयर को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ऊपर आएगा, इसको तोड़ेगा, यहां तक आते आते मैग्मा गायब हो जाता है। और ये मैक्सिमम कहां पर ढूंढेगा, हमेशा कोई चीज फोर्स लगा रही होगी तो कहां देखेगा, जहां थिन होगा, थोड़ा पतला हो, जगह निकलने की जगह मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो ये तो यहाँ तोड़ता रहेगा जहां जहां ये ऊपर के लेयर्स नहीं हुआ तो वहां पर, या तो इसके मर्ज पर बिल्कुल वहां पर, क्योंकि जुड़ रहा है, दूसरा ऑटोमेटिक पतला है तो ओशन वाला फ्लोर ज्यादा ले लेता है और निकल जाता है बाहर। सिंपल सी बात है। तो ऐसी चीजें आ जाती है। तो अगर ये कॉन्टिनेंट के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर बनती है रिफ्ट वैली, क्योंकि एक इधर चली गई एक इधर चली गई, बीच में हो गई जगह खाली, ये बन जाती है रिफ्ट वैली। क्या बन जाता है, रिफ्ट वैली। जैसे इससे बनी एक रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली सबसे बड़ी बनी, अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन गई। और ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वैली, और इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और इसके बारे में थोड़ा आपका जानना भी बहुत जरूरी है। आपको मैप ओपन करना पड़ेगा, मैंने कहा था एक दो क्लासेस के बाद आपको मैप की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं कई सारे। तो यहाँ पर अफ्रीकन आर्थर होम्स ने इस थ्योरी का नाम दिया कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी। तो इट मींस आपकी ड्रिफ्टिंग को कौन कर रहा है, इसको फाइनल किसने किया, प्रूफ किसने किया, आर्थर होम ने प्रूफ किया। थ्योरी प्रूव्ड बाय आर्थर होम, ओके। और अफ्रीकन रिफ्ट वैली का जब डाइवर्जेंस पढ़ेंगे अभी तो उस अफ्रीकन रिफ्ट वैली को ले लेंगे, तो आप और मैप देख लेना, अदरवाइज नहीं। तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली हुई तो वहां तो बहुत सारी चीजें हैं, आप अगर देखोगे, अगर आपका मन है देख लेना। ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो बनी, इसमें आपका लेक ताना, तुर्काना, लेक अल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिया, लेक न्यासा के आसपास है, और यहाँ से रिफ्ट वैली ऐसी बनी हुई है और ये जाके आपके रेड सी में जाके मिलती है उधर। तो यहाँ से दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं, तो ये चीजें हमारी यहाँ पर आ गई। अब इसमें हम एक चीज तो हमें मिल गई, अब चलते हैं दूसरे पे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये हुआ आपका ये थ्योरी कंप्लीट। अब सी फ्लोर की बात करें, ये कैसे हुआ, इसका कैसे आ गया दिमाग में कि ये होना चाहिए स्प्रेडिंग थ्योरी में। इसमें बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। नंबर एक, जो ये 1940s की बात है, बहुत पुरानी नहीं है, जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकेंड,
1940s 50s, उस टाइम की बात। उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था ही था सभी जगह और चीजें चल रही थी, कॉलोनियल रूल था, तो ट्रेड के लिए लोग आते थे, ट्रेडर्स बहुत सारे आते थे। ट्रेडर्स जब आते थे तो उस ओशियन के बीच में ना इनको क्या होता था, वो उस ओशियन में इन लोगों को कभी कभार वो दिखता था कि ऐसा कुछ बड़ा सा, जैसे मैं मिड ओशन बताया ना कि मैग्मा आके जम जाता था, इनको लगता था कुछ तो नीचे पहाड़ जैसा है, क्योंकि ऊपर से पानी से लगता था नीचे बिल्कुल कैसा प्लेन है। बट मैं आपको बता दूं कि ओशियन फ्लोर जो है ना इज मोर डाइवर्स देन लैंड। क्लियर। बट ऊपर से देखने में तो बराबर लगता है क्योंकि पानी भरा हुआ है, बराबर है तो है, फिर इसमें क्या बात है। बोले कि लेकिन कुछ लोगों को उस जब उसमें आ रहे थे वेसल से तो उन्होंने देखा अपनी शिप से, तो उन्होंने देखा कुछ पहाड़ जैसा है। कहा यार इसमें तो नीचे पहाड़ है, कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें देख लेते हैं कैसे ऐसे माउंटेन कैसे हो सकता है नीचे। फिर कुछ तो उन्होंने सोचा कि यार पता कैसे लगाएं। अब डर रहे थे कि पता लगाएंगे क्या पता अर्थ पूरी गोल हो, अब वो ऐसे गोल बताते हैं, तो पता लगे कि यहाँ पर हम ओशन में बैठे हैं, अब यहाँ उतरे और नीचे ये यहाँ फंस गए तो हम नीचे पहुंच जाएंगे अर्थ के, तो फिर हमें उठाएगा कौन। यार इस चीज का सता रहा था कि आगे है कैसा, कौन जानता है इसके बारे में, कैसे जानता है इसके बारे में कोई। एक तो ये चीज आने लगी कि डाइवर्जेंस है कि नहीं, फिर क्वेश्चन आने लगा क्या डाइवर्सिटी, जब ये चीजें आई क्या अंदर कुछ है क्या, ऐसा बहुत डाइवर्सिटी है क्या। फिर दूसरा आया साइबरीन हिल्स ऐसे है कुछ क्या, एमओआर मिड ओशनिक रिज है क्या, गर्ड्स हैं क्या, ट्रेंचेस हैं क्या, अंदर अंदर क्या क्या चीजें, ये सारे क्वेश्चंस की क्या क्या है, इन सभी के क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। फिर और क्वेश्चन निकल के आए कि क्या इसमें ओशन क्रस्ट जो नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक से ज्यादा बड़े क्यों नहीं है, क्योंकि आर्थर होम्स ने थोड़ा बहुत हिंट दिया था, तो उन्होंने कहा कि मेसोजोइक से ज्यादा उम्र के, मिड मेसोजोइक से ज्यादा उम्र के क्यों नहीं, क्योंकि हुआ ही बाद में जब ड्रिफ्टिंग मिड मेसोजोइक इरा में मैंने बताया था आपको पैंजिया बना और पैंथलासा बना, उसके बाद ही तो मैग्मा आया, पहले वाला तो सारा खत्म हो गया। तो सारी चीज इससे पहले की इसलिए नहीं मिलती है। जब सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बना रोडीना के बाद, जिससे मर्ज हुआ मिड मेसोजोइक में, तो वहीं से तो नई थ्योरी तैयार होगी ना भाई, तो वो थ्योरी तैयार हुई। तो इस चीज को लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन था कि ऐसे कैसे हो सकता है अगर ये चीजें। फिर उन्होंने बताया कि जैसे मैंने अभी आर्थर होम्स की चीज बताई यहाँ पर कि जैसे से इधर जाती है एज कैसे बढ़ती, किसी ने इसका ध्यान नहीं लगाया कि भाई यहाँ से निकली है यहाँ तक ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर कुछ एज और थी, यहाँ पर कुछ और एज हो जाएगी, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा हुआ बड़ा होगा बूढ़ा होगा तो एज तो बढ़ेगी ना, जो नया आ रहा है मैग्मा उसकी एज कम होगी। लेकिन एक क्वेश्चन तो था ही उनके माइंड में, कैसे कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन ये बनने लगा। फिर इसके बाद लगा कि क्या ये जहाँ पर ऐसा माउंटेन है तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा गहरा भी होगा क्या, कुआं जैसे तो नहीं होगा, इसे माउंटेन ही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। अब इसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इसके बीच में आना शुरू हुए कि भाई इसको कौन सा रिवील कर, बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसमें। बट हैरी हास एंड डिट्स, दो साइंटिस्ट आए। हैरी हास एंड डिट्स, ये दो साइंटिस्ट मिले। इन्होंने हर एक क्वेश्चन का ना, हर एक डाउट्स था, क्वेश्चंस थे, they revealed with the help of with the help of कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी। ऐसे नहीं निकाला, करंट सेल थ्योरी, इसकी हेल्प से ना इन्होंने सारी चीजें रिवील कर दिया कि क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, कैसे घट रही है। ओशन मैपिंग का यूज किया इसके लिए, मैप का भी यूज किया, सिर्फ इसका नहीं, ये भी किया प्लस मैपिंग का भी यूज किया कि वेसल्स आते थे उनके पास मैपिंग होती थी, वो मैप का यूज भी कर लिया। अब मिड ओशनिक रिज इन्होंने ही नाम दिया, बल्कि पहले किसी को नहीं मालूम था कि मिड ओशनिक रिज कुछ होता है, इससे हेल्प तो लिया उसका, लेकिन मिड ओशनिक रिज इसलिए क्योंकि अटलांटिक में सबसे पहले बीचों बीच मिला था ये मिड ओशनिक रिज, यानी माउंटेन टाइप का, जहां पर मैग्मा एक्यूमुलेट था अटलांटिक में। तो जहां पर क्या होता ना कि जहां पर आपको सबसे पहले मिलती है, नाम उसी के हिसाब से पड़ जाता है अटलांटिक। तो जब ऐसी बात आ गई तो इन्होंने कहा बीच में है तो मिड ओशन रिजर्व डाल दो इसको, अटलांटिक में है तो डाल दो फर्स्ट वी फाउंड इन अटलांटिक एंड इट इज कॉल्ड मिड ओशन रिजर्व बिकॉज इट इज लोकेटेड मिड ऑफ द अटलांटिक।
बल्कि अगर इंडियन ओशन में देखा जाए तो ये किनारे पे है, पैसिफिक ओशन में भी किनारे पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि मिड में ही होता है, बट नाम यहाँ से पड़ गया। अगर इसमें आता है क्वेश्चन कि क्या मिड में होता है, नहीं, बट फर्स्ट इसमें हैरी हास जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने यहाँ पर ढूंढा, सर्च किया, जिसकी वजह से मिड नाम दे दिया गया। और इसी की वजह से एक तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस फॉर्मेशन की वजह से, बल्कि एज मैंने बाकी की बता दी, इस फॉर्मेशन की वजह से सी फ्लोर बढ़ रहा है। माय डियर, कैसे बढ़ रहा है आप ये देखेंगे हर साल। अगर देखो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। पैसिफिक ओशन जो है ना, वहां पर आप रिंग ऑफ फायर है, बहुत सारा बोल कहने में आता है, वहां 6 सेंटीमीटर पर ईयर ये बढ़ता है। हमें समझ नहीं आता, जब नीचे आप पानी रखो किसी गिलास में, उसमें कुछ टुकड़े डालते जाओ पत्थर के, तो ऑटोमेटिक पानी बाहर आ जाएगा ना भाई। कौवे की स्टोरीज तो सुनी है ना, थर्स्टी क्रो। तो वैसे वाला सीन है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब यहीं पर इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में भी ऐसा होता है, तो वहां पर 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ जाता है। इसीलिए तो 71% में पानी पहुंच गया। नंबर 2, इसके बाद क्लाइमेटिक चेंजेस बाद है अटलांटिक की अगर बात करते हैं, जहां से आपने देखा है अटलांटिक, सो ये इसमें 1 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ जाता है। तो ये हमें लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हर साल मैप सैटेलाइट से लिया जाता है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है और कैसे हम इसको रोक पाए अपने आप को, ये चीजें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो एरप्शन होता है, जो मैग्मा बाहर आता है, उस एरप्शन को बोलते हैं हम क्या, बैसाल्टिक एरप्शन। अब बैसाल्टिक एरप्शन शांत होता है, आवाज नहीं करता कभी। तो ये आपका क्या है, बैसाल्टिक एरप्शन। जो मैग्मा बाहर आ रहा है ना, इसमें आपने देखा, इन सभी में जो नीचे आप देख रहे थे अभी, इसमें जो इरप्शन होगा बाहर आ रहा है, इसको हम बैसाल्टिक इरप्शन में रखते हैं, ध्यान रखना, बैसाल्टिक इरप्शन, क्योंकि ये बैसाल्ट फ्लोर पे हो रहा है, तो इसलिए बैसाल्टिक इरप्शन हो गया ये। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। इससे फिर एज निकल आई, एज मैंने आपको बता ही दी पहले। तो सी फ्लोर यहाँ से इसकी ठीक हुई, और ये 60s के टाइम पर इसकी आंसर निकल आया इसका। और मरीना ट्रंचेज ऐसे मिली कि ऐसा लगा कि जैसे माउंट एवरेस्ट से भी गहरी है। जैसे मरियाना ट्रंच के देख लें, मरियाना ट्रंच लगभग 11,022 मीटर डेप्थ है उसकी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ देखनी पड़ती हैं। और इसमें एट द ट्रेंचेस फ्लोर डिस्ट्रॉयड मेटल इन मेटल्ड इन मेटल, आप कुछ लिख सकते हो। इसमें ये भी मालूम चला कि ओशनिक क्रस्ट हैवियर होती है, बिकॉज मैंने शुरू में भी बताया था सियाल इज लाइटर देन सीमा। लेकिन यहाँ से ये भी मालूम चला कि ये हैवियर होती है, ओशनिक क्रस्ट इज हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशन फ्लोर जो आपके, ये जो मैंने इसकी एक चीज और इसमें जाना, आप यहाँ से एक चीज और समझ आएगी आपको। देखो ये एक एक ये बेल्ट जैसा चल रहा है ना कि नहीं, यहाँ से निकला, यहाँ पे, यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकल के बाहर गया, फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया, अंदर आ गया, फिर ये मिल गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो रहा है, फिर आ रहा है। जहां पर डिफॉर्म हो रहा है, ट्रेंच हो रहा है, वहां पर मेल्ट हो रहा है, ये कह सकते हो। यहाँ पर अंदर जाने के बाद मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टेड इन मेटल, ये कह सकते हैं। मेल्ट हो रहा है मेटल में जाके, अंदर घुस रहा है, डिस्ट्रॉय होके अंदर गया, मेटल हो गया, मेटल में जाके मेल्ट हो गया। तो एक तो ये चीज है, क्या मेल्ट होता है, ये हाँ होता है। लेकिन यही मैग्मा अंदर जाके जो लावा बन गया, पत्थर बन गए, बाद में जाके जैसे डिस्ट्रॉय होता है, सबडक्शन होता है, नीचे जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। अब फिर ये आता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से घूम के ऐसे आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कन्वेयर बेल्ट हो। जैसे आप चक्की में चलता है ना, एक बेल्ट ऐसे घूम रहा होता है ऐसे। तो कह रहे हैं ऐसे ही टाइप का ये बना हुआ है, एक से जाता है, निकल के आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो कन्वेयर बेल्ट भी इसे बोलते हैं, लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर इन्होंने बोला। और साइकिल का प्रोसेस है 200 से 250 मिलियन ईयर्स। ये साइकिल या कन्वेयर बेल्ट का साइकिल अगर देखें तो इस तरीके से हम इसमें बोल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मरियाना ट्रेंच मैंने बताया गहरी है, इससे काफी गहरी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो, बट आप पूछते नहीं, वो अलग बात है, बट आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम इसमें देखें और थोड़ा सा बाकी ट्रेंचेस की। आपका काम है कि ट्रेंचेस सारे आप निकालो और इसको देखो। अब आते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के, समझते हैं चीजों को और पढ़ते हैं। इससे पहले आपको पैलियो मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। ये कई बार क्वेश्चन इससे आया। पैलियो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ऑफ रॉक्स अलोंग मिड ओशनिक रिज। पैलियो मैग्नेटिज्म की अगर बात करें, मैग्नेटिज्म कैसा है, किसका मैग्नेटिज्म है?
MOR मिड ओशन रिज के साथ जो रॉक्स का मैग्नेटिज्म है उसके साथ, इसे मैग्नोमीटर अगर स्ट्रिप से नॉर्मल, रिवर्स, मैग्नेटिक प्रोफाइल इन सभी को देखा जाए, एक तरीके से समझा जाए, लाइक आप इसमें ये देखो कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, जैसे पोल से देखते हैं, तो वैसे मैग्नेटिज्म है, कोई ऐसा खास नहीं है। अगर इसको समझ पाओगे तो जियो मैग्नेटिज्म इसमें काम करता है, जिसकी वजह से ये डाइवर्जेंस की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि जब मैग्मा आता है तो वो बाहर की तरफ क्यों खिंचाई करता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ क्यों जाता है, तो ये मैग्नेटिज्म की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रिफ्टिंग भी हो रही है। ठीक है, ये खींच रही चीजें। तो इसके बारे में पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में दो जियोग्राफर ने इसके बारे में बताया, जिनका नाम था वाइन एंड मैथ्यू। पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में वाइन एंड मैथ्यू, इन दोनों ने इसके बारे में बताया कि ये वैसा ही है जैसे मैग्नेटिज्म होता है, जियो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और यहाँ पर एक जब मॉल्टेन लावा गेट पोलैरिटी जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पीरियड, तो सॉलिडिफाई होता है जब उस टाइम पर यहाँ पर एक फील्ड जैसा तैयार होता है और ये अपनी तरफ खींचता है, जिससे लावा यहाँ से निकल कर और वो डाइवर्जेंस होता है और लावा बाहर आकर ये भी होता है, और दूसरा लावा ऊपर की तरफ आता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है थोड़ा बहुत। तो इन्होंने दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी इस चीज़ को दिखाई है, वाइन एंड मैथ्यू ने। तो ये कंक्लूजन आया और इन चीज़ों को देखा गया। तो ये हो गया आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं थोड़ा सा स्पीड में है क्योंकि ये चीज़ें इतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं, अब जो चीज़ें जल्दी हो रही हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, मेन है तो समझना। ज़्यादा तो इसमें है नहीं कुछ ऐसी चीज़ को जो आपको बहुत ज़्यादा बताना पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें। जितनी है वो बहुत है, इसके बाद आपको नोट्स है, उससे समझ लेंगे, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मेन है कॉन्सेप्ट समझना, चीज़ें समझना और आपको समझ। अब बात आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तो ये तो बात है कि प्लेट के बारे में डिस्कस करना है। प्लेट किसने दिया नाम? कैसे हुआ? ये कॉन्टिनेंट था पहले, कैसे था? इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले प्लेट नाम देने वाला कौन है? हु गिवन दिस नेम? दैट इज जेटी विल्सन। जेटी विल्सन प्लेट नाम दिया है। इन्होंने 3 प्लेट का नाम दिया। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशनिक प्लेट और दूसरा कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक, बीच वाले को कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट। 3 नाम दिए इन्होंने। बोले ठीक है भाई, दे दो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, हमें तो चीज़ समझनी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ इस पे? कॉन्टिनेंटल या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैंने उसके अब मेन तो ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना है आपको। प्लेट का टेक्टोनिक 3 टाइप से होता है, इसमें 3 थ्योरीज काम करते हैं। नंबर 1 डाइवर्जेंस बाउंड्री, ये थोड़ा बड़ा है, इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, ये पूरा प्लेट टेक्टोनिक। नंबर 2 कन्वर्जेंस बाउंड्री, नंबर 3 ट्रांसवर्स बाउंड्री। ये 3 चीज़ों को पढ़ना है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं और इसमें एक ही चीज़ होती है। इसमें प्लेटें दूर जाती हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर कन्वर्जेंस, इसमें प्लेटें पास आती हैं, ओके, और टकराती हैं। बट ये 3 चीज से टकरा, यहाँ पर भी 2 हैं। ओशियन ओशियन दूर हो सकती है, ओशियन कॉन्टिनेंट हो सकता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट भी दूर हो सकती है। सेम यहाँ पर भी ओशियन ओशियन, ओशियन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। इसमें आपकी पास ऑफ ईच अदर, यहाँ पर 2 प्लेटें आपस में पास होती हैं। ओशियन ओशियन हो सकता है, ओशियन कॉन्टिनेंट हो सकता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। ये थोड़ा सा बड़ा है तो करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको हम कल करेंगे। अभी इसके लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे हम
कल इसी टाइम पर इसको सेकंड थ्योरी को खत्म करने के लिए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, कल ये कंप्लीट हो जाएगी इस थ्योरी, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अफ्रीकन रिफ्ट वैली वर्ल्ड, मतलब एक मैप लेके ज़रूर करना है आपको, मैपिंग ज़रूर रखनी है अपने साथ, कि मैपिंग नहीं रखोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी, मैपिंग रखना है अपने साथ, ओके? तो एक ये मैपिंग, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बाद फोल्ड माउंटेन्स, यानी आपको ये जो कुछ हमारी चीज़ें आती हैं इसमें बहुत सारे, एक कैसे-कैसे बने फोल्ड माउंटेन, इससे कन्वर्जेंस बाउंड्री पढ़ेंगे, एंडीज़ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मतलब ये लगभग कल का परसों में ये हमारा काफ़ी हद तक होगा, फिर न्यू सेशन चालू होगा, जियोमॉर्फोलॉजी की चीज़ें कैसे-कैसे हो रही हैं, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं, पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे इसके बाद चलते हैं। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय-बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, अपनी एनसीईआरटी में जाना, वहाँ से देखना और थोड़ा जीसी लियोंग की हेल्प ले लेना। बाकी मेरे नोट्स हैं, उसमें जाओगे तो आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, उसमें दोनों चीज़ है, आपकी जीसी लियोंग भी उसमें मेंशन है, उसमें मतलब सभी का क्रैक्स है उसमें। आपको उसके अलावा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जो उस बुक से बाहर गया हो करंट को छोड़कर। तो आप उस नोट्स को मेरे पढ़ेंगे एक बार तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल। ओके, थैंक यू, बाय-बाय।